नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे और अंकिता केस से जुड़ी बड़ी खबर। इस बीच अंकिता भंडारी का शव मिल चुका है। चीला कैनाल में अंकिता का शव मिला है। 3 दिन से लगातार अंकिता लापता थी। अंकिता भंडारी का शव नहर में मिला है। रिजॉर्ट मालिक पर ही हत्या का आरोप है। अंकिता हत्या मामले में ये एक बड़ा अपडेट है। अंकिता भंडारी का शव बरामद हो चुका है। 3 दिन से लगातार लापता थी। अंकिता के शव को चीला कैनाल में फेंक दिया गया था। चीला कैनाल से बरामद हो चुका है अंकिता का शव। 3 दिन से लापता थी अंकिता भंडारी। रिजॉर्ट के मालिक पर ही आरोप थे और रिजॉर्ट का मालिक पुलिस की गिरफ्त में है। अंकिता भंडारी का शव नहर से मिला है। रिजॉर्ट मालिक पर हत्या का आरोप। अंकिता हत्या केस से जुड़ी है बड़ी खबर। इस बीच अंकिता भंडारी का शव बरामद हुआ। देखिए, अंकिता भंडारी मामले ने अब तूल पकड़ ली है। पहाड़ की बेटी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया और इस पूरे मामले को लेकर खुद पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे मामले में उन्होंने एक्शन की तैयारी भी की और एक्शन शुरू भी हुआ। कल देर रात ही रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चले, दो बुलडोजर चले, लेकिन अंकिता भंडारी की हत्या के आरोप में पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्री के बेटे सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार तो किया, पर नाराजगी अब भी बढ़ती जा रही है। पुलिस की पूछताछ में तीनों आरोपी ने विवाद के बाद अंकिता को चीला शक्ति नहर में धक्का देने की बात कबूली। नहर में पानी बढ़ने के चलते एसडीआरएफ को युवती का कुछ पता नहीं चल पाया था। काफी मशक्कत के बाद में आखिरकार उसका शव बरामद हो चुका है। इससे पहले आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए युवती के रिजॉर्ट से लापता होने की बात कहते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुक्रवार को ही एएसपी कोटद्वार शेखर सुयाल ने अंकिता हत्याकांड का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली पौड़ी गढ़वाल के नांदल स्यू पट्टी के श्रीकोट गांव निवासी अंकिता भंडारी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने युवती के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपियों ने बताया कि 18 सितंबर की शाम पुलकित और अंकिता रिजॉर्ट में थे, तब उनमें किसी बात को लेकर विवाद हुआ। पुलकित ने कहा कि अंकिता गुस्से में है, इसे लेकर ऋषिकेश चलते हैं, जिस पर वो तीनों अलग अलग गाड़ियों से ऋषिकेश चले गए। हम लोग बैराज होते हुए एम्स के पास पहुंचे। इस बीच रास्ते में तीनों ने शराब पी। 22 सितंबर को मामला राजस्व पुलिस से लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को हस्तांतरित हुआ। वनंतरा रिजॉर्ट के संचालक और दोनों मैनेजर्स का कहना था कि अंकिता अपने कमरे से गायब हुई, जबकि कर्मचारियों ने पूछताछ में बताया कि गायब होने की रात अंकिता संचालक और मैनेजर्स के साथ बाहर गई थी, पर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने हरिद्वार के आर्यनगर के स्वदेशी फार्मेसी निवासी रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्या, ज्वालापुर के दयानंद नगरी निवासी मैनेजर अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और ज्वालापुर के सूरजनगर निवासी मैनेजर सौरभ भास्कर को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की और धीरे धीरे अंकिता की मौत से पर्दा उठ गया। क्या किन कारणों से उसकी हत्या की गई थी। देखिए, यहाँ पर उन्होंने फास्ट फूड खाया, शराब पी। इसके बाद अंकिता ने धमकी उन्हें दी। वो कहा कि सभी को ये बता देगी कि पुलकित आर्या उस पर ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है। इसी बीच अंकिता ने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और तीनों ही लोगों ने गुस्से में अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। यह है पूरा मामला। और सुदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशेष संवाददाता सुदीप। बरामद हो चुका है आखिरकार अंकिता का शव। जी बिल्कुल, देखिए कल 3 बजे से ये प्रयास जारी थे जब ये जानकारी आई कि अंकिता को चीला नहर में फेंका गया है। और चूंकि इस समय गंगा जी में प्रवाह बहुत ज्यादा है, पहाड़ों में बारिश हो रही है, नदी में और नहर में पानी का वेग बहुत ज्यादा है। एसडीआरएफ ने तड़के सुबह शव बरामद कर लिया है अंकिता का और उस शव की पहचान भी हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर पूरे गढ़वाल से लेकर पूरे प्रदेश में बुबाल है। मुख्यमंत्री धामी ने जनहित जनता की भावनाओं को समझते हुए कल ही इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए डीजीपी को तलब किया था और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। रात 12 बजे मुख्यमंत्री धामी के 2 बुलडोजर रिजॉर्ट पर पहुंचे, जिसे तबाह कर दिया गया। हमारी जानकारी ये कहती है कि मुख्यमंत्री डीएम पौड़ी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। राजस्व पुलिस 3-4 दिन तक इस मामले को टालती रही। पटवारी ने बहुत अनप्रोफेशनल तरीका दिखाया। जब पुलिस के पास ये मामला मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद गया, तब एक्शन हुआ।
माना जा रहा है कि सरकार राजस्व पुलिस को लेकर भी भविष्य में कुछ सख्त निर्णय या यूं कहें बड़े फेरबदल करने जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि रिजॉर्ट में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वो चलते नहीं थे, सिर्फ वो शोपीस थे, ना उनका डीवीआर है, ना उनमें कोई रिकॉर्डिंग है, कौन आया कौन गया। अंकिता के बारे में सबसे पहले जानकारी उसके जम्मू निवासी एक दोस्त ने उनके परिजनों को दी कि फेसबुक के माध्यम से दोस्त बने थे और अगले ही दिन जब उसे पता लगा अंकिता लापता है तो वो 5 दिन पहले आया। उसी ने पुलिस को और अंकिता के परिजनों को बताया कि अंकिता का पता नहीं चल रहा है, लेकिन होटल स्टाफ लगातार परिजनों से झूठ बोलता रहा कि अंकिता सो रही है, अभी वो नाश्ता कर चुकी है, इधर उधर वो टहलाता रहा। पर जब मामला संगीन हो गया और क्योंकि चूंकि पुलकित आर्य जो राज्य मंत्री भी रहा है, त्रिवेंद्र रावत जब मुख्यमंत्री होते थे, विनोद आर्य उनका बेटा है, हरिद्वार का निवासी है, ये पहले भी पिट चुका है। उत्तराखंड सरकार की गाड़ी को लेकर पहाड़ों में स्मैक ड्रग्स आदि लेने जा रखा है, वहां भी जनता ने इसे पीटा था जी। इन सारी चीजों को देखते हुए, पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए, सोशल मीडिया के ट्रेंड को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने पूरा ऑपरेशन अपने हाथ में लिया। डीजीपी को तलब किया और दो टूक कहा कि उन्हें 1 घंटे के अंदर ये केस वर्कआउट चाहिए और कैसे भी हो बच्ची बरामद होनी चाहिए और आरोपी जेल जाने चाहिए। युवती को आरोपी युवक पहले ही नहर में फेंक चुके थे, लिहाजा बचने का कोई प्रश्न नहीं था। कल राज्य में पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है कि इस तरीके के हत्या आरोपियों की संपत्ति को बुलडोजर लगा के ढहा दिया गया। उत्तर प्रदेश में हम अभी तक ये देखते थे, पर मुख्यमंत्री धामी ने जनता के फैसले को देखते हुए, जनता की भावनाओं और आक्रोश को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अब 14 दिनों का इनका रिमांड मिल गया है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाएगा और जल्द से जल्द पुलिस सबूतों को जुटाते हुए आरोपियों के खिलाफ 302 और जो हत्या की संगीन धाराओं के अलावा जो धाराएं लगती हैं उसमें सजा दिलाने का प्रयास करेगी। और सुदीप, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि नाराजगी लोगों की बढ़ती जा रही है और हम देख रहे हैं कई जगहों पर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग सामाजिक संगठन इस पूरे मामले पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि शुरुआत में चूंकि रेवेन्यू पुलिस का मामला है, राजस्व पुलिस का मामला है, तो प्रशासन ने लापरवाही बरती है। शुरुआत में 3 दिन तक मामले को टाला गया, यही वजह थी कि पटवारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है जो इलाके के पटवारी थे। अब लोग ये मांग कर रहे हैं, कल लोगों में आक्रोश था कि आरोपियों को हमें दे दो। पब्लिक ने पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों को इतना पीटा कि उनके कपड़े फाड़ दिए और बहुत बुरी तरह पब्लिक ने पीटा। वो तो पुलिस ने बहुत प्रयास किया, वरना कुछ अलग ही हादसा हो जाता, कुछ और ही कल खबर बन जाती। दूसरा, सरकार ने कल एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने देर रात सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्रों में होटल, रिजॉर्ट आदि की व्यापक जांच कराएं, मानकों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है दिखवाएं, अन्यथा सीज करें और ध्वस्त कराएं। हमारी जानकारी ये है कि इस वक्त ऋषिकेश, टिहरी, नैनीताल, इन लोकेशंस पे पहले होटल, रिजॉर्ट बहुत बने हुए हैं। अब इनसे हटकर कुछ अलग लोकेशन में पहाड़ का व्यू देने के लिए, हरियाली का व्यू दिखाने के लिए दर्शकों को या आने वाले पर्यटकों को रातों रात कई नए रिजॉर्ट बन गए जिनकी जानकारी प्रशासन को भी नहीं है। तो अब जब ये सर्वे रिपोर्ट होगी, जांच होगी, तो सरकार के सामने पूरी पिक्चर क्लियर होगी और ये साफ हो जाएगा कि कितने रिजॉर्ट, होटल आज संचालित हो रहे हैं, कितने टैक्स भर रहे हैं, कितने टैक्स चोरी कर रहे हैं, कहाँ फायर एनओसी का उल्लंघन हो रहा है, कहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। ये सारी चीजें सरकार को साफ हो जाएंगी, फिर मुख्यमंत्री धामी अगला निर्णय लेंगे। बहुत ही शुक्रिया सुदीप आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। अंकिता भंडारी के मामले ने अवैध रूप से चल रहे तमाम रिजॉर्ट्स, होटल्स की भी पोल खोलकर रख दी है और कहां कहां प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है, ये मामला भी चर्चा का विषय अब बन चुका है। सीएम धामी लगातार इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं और अब जानकारी ये है कि ऐसे तमाम रिजॉर्ट्स और होटल्स पर अब नकेल कसी जाएगी जो अवैध रूप से चल रहे हैं और जो किसी के लिए भी असुरक्षा का भाव पैदा करते हैं। यूपी में भारी बारिश का कहर जारी है। नोएडा से लेकर फिरोजाबाद तक चारों तरफ इस बारिश से हाहाकार है। यूपी में भारी बारिश का कहर कुछ इस तरीके से बरपा है कि कहीं पर लोगों के मकान ढह रहे हैं तो कहीं पर छत गिर रही हैं, कहीं स्कूलों में पानी भरा है तो कहीं पर सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और कहीं पर गाड़ियां ही तैरती नजर आती हैं। बाढ़, बारिश की वजह से मुसीबत बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में आसमानी आफत अब भी लगातार जारी है। कई जिलों में 23 और 24 तारीख को छुट्टियों का ऐलान हुआ है और वहीं कईयों में अब भी बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। आलम यह है कि स्कूलों में बुरी तरीके से पानी भरा है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं,
लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा से लेकर फिरोजाबाद तक बारिश का अलर्ट है। मेरठ से के शर्मा, नीलेश चौहान लखनऊ से और प्रिया राणा नोएडा से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। के शर्मा का पहले मेरठ से रुक कर लेते हैं। के मेरठ में क्या सूरत हाल है? जी पूजा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो डीएम दीपक मीणा ने 8वीं तक के स्कूल कल बंद कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल थे उनके दीवार गिर गई थी, वहां पर पानी भरा हुआ था। बात नंबर 1, ग्रामीण इलाकों में पिछले 24 घंटे में से बिजली नहीं है और बिजली को लाने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए। नंबर 2, नंबर 3, एक बड़ा चैप्टर सामने निकल कर आया है हमारे उन मंत्री के लिए जो ये पूरा नगर विकास देखते हैं कि किस तरीके से दावे धाराशायी होते जा रहे हैं बारिश के पानी में, क्योंकि सड़कें जलमग्न है। मेरठ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो सबसे बड़ी बैकबोन है आर्थिक स्तर पर, वहां पर पानी पानी है, गड्ढे ही गड्ढे हो गए, बिजली नहीं आ रही है। 3 दिन से वहां के इंडस्ट्रीज परेशान है। नंबर 4, जो गांव में फसल तैयार खड़ी थी सब्जी की और धान की, उस पर संकट पैदा हो गया है। जो सब्जी है उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं और वो गलने लगी है। तोरई है, बैगन है, घी है और अरबी के पत्ते हैं, ये सब गलते जा रहे हैं। हमारी किसानों से बात हुई है और जो धान तैयार खड़ा था उस धान पर इस बारिश का बुरा असर पड़ा है। नंबर 5, जो सबसे बड़ी बात है, जो नालों के दावे थे कि नालों की सफाई चल रही है, स्वास्थ्य महकमा और नगर निगम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, उनके दावों की पोल खुल गई है, क्योंकि नाले बजा के बाहर निकल रहे हैं, उनका कूड़ा बाहर आ रहा है, पॉलीथीन बाहर आ रहा है और जिन एरिया में डेयरी थी वहां पर तो लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। जो अनप्लान्ड जितनी भी कॉलोनीज है, जिनको किसी तरीके की परमिशन लेकर नहीं बनाया गया, वो वैसे ही बच गई है। वहां पर बिजली के तारों में, खंभों में करंट उतर रहा है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, वहां पर इतना पानी है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और छठी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अचानक संक्रमण रोगों का बढ़ाव बढ़ गए और जितने भी क्लिनिक है और सरकारी अस्पताल है वहां पर डेंगू के मच्छरों के काटे हुए पीड़ित लोग पहुंच रहे हैं। बुखार वायरल एकदम बढ़ गया है। वहीं डीएम दीपक मीणा ने सबसे बड़ी बात यही कही है कि किसी भी तरीके से कोई भी आपदा के मामले में तुरंत कंट्रोल रूम में बताया जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ इलाकों में मकान गिरे हैं, कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन दीवारें बिल्कुल भीगी हुई हैं, कच्चा मकान है। जहां जहां पर कच्चे मकान है वहां पर सब लोगों से इस बारे में ताकीद कर दी गई है वो घर छोड़कर चले जाएं। हस्तिनापुर इलाके में जल स्तर गंगा का बढ़ गया है और धीरे धीरे बाढ़ के हालात बन गए, उसको लेकर भी कंट्रोल रूम एक्टिव हो गया है। पूजा, क्या आपके पास वापस लौटते हैं, एक बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सूरत हाल भी जान लेते हैं। नीलेश, हमने बहुत सुना है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, अभी बारिश से लखनऊ के लोग मुस्कुरा रहे हैं या फिर माथे पर सिलवटें हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम भारी बारिश की बात करें तो राजधानी लखनऊ के लिए जो स्लोगन यूज किया जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, वो स्लोगन इस समय बदल चुका है। जनता कहती है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए आप लखनऊ में नहीं है, मुस्कुराइए आप मुसीबतों के शहर लखनऊ में हैं। कहीं ना कहीं नगर निगम लखनऊ और जलकल विभाग के जो बड़े दावे थे कि बारिश शुरू होने से पहले उन्होंने सीवरों की सफाई कर ली है, जो सीवर ब्लॉकेज थे उनको ठीक कर लिया गया है, लेकिन उन दावों की पोल खुल गई है। हमने दिखाया था अपने दर्शकों को कि किस तरीके से लखनऊ का एक इलाका है मोहिबुल्लापुर, वहां पर लोग जुगाड़ू नाव बनाकर अपनी दैनिक दिनचर्या का काम कर रहे थे। ऐसे तमाम इलाके हैं। पड़ोस इलाकों की अगर हम बात कर लें तो राजधानी के कई हिस्से हैं। हजरतगंज की बात कर लें, गोमती नगर की बात करें, इंदिरा नगर और जानकीपुरम की बात करें, त्रिवेणी नगर की बात करें, तो लोगों के घरों में पानी भर गया था। लोग सो रहे थे कि उनको पता चला कि वो सोते सोते बिस्तर पर तैरने लगे। ऐसी स्थितियां राजधानी में बनी थी। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की पूरे बात कर लें और राजधानी की बात करें तो राजधानी को स्मार्ट सिटी में गिना जाता है। और स्मार्ट सिटी अगर ऐसी स्मार्ट सिटी होती है कि लोग अपने घरों में दिन भर का काम करने के बाद जब वो थक जाते हैं, मतलब अगर अंदाजा भी लगाए कोई, अगर हम सोचने भी लग जाएं कि कोई सो रहा है और एकाएक उसको नींद में महसूस होता है कि वो तैर रहा है, तो उसे लग रहा होगा एक बार तो कि आप शायद वाकई सपने में तैरने लग गए हैं, उड़ने लग गए हैं, लेकिन वहां पंख नहीं बल्कि वहां तो पानी है जो आपको तैरने पर मजबूर कर रहा है। ये हालात हैं राजधानी लखनऊ के। देखिए पूजा, बिल्कुल अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी के लिए कहावत और सटीक बैठती है कि नर से नारायण होना, क्योंकि भगवान विष्णु के लिए कहा जाता है कि वो जल के बीच
जो बीच में रहते हैं, ऐसे तमाम मकान है राजधानी के अंदर जो नर से नारायण हो गए हैं। चारों तरफ पानी है, बीच में उनका इकलौता मकान है और उस मकान से निकलने का अगर वो प्रयास करें तो कमर तक पानी भरा होता है। ऐसी स्थितियां राजधानी की हैं जो स्मार्ट सिटी है, और स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए हर महीने 4 से 6 करोड़ रुपए इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जलभराव की स्थितियां ना हो। ऐसी स्थितियां अगर राजधानी के अंदर पैदा हो रही हैं और 4 से 6 करोड़ का बजट लगाया जा रहा है, तो आखिर वो बजट किन अधिकारियों की जेब में जा रहा है? पूरी सरकार वहां से चलती है। जब राजधानी का ये हाल है तो बाकी इलाकों की तो हालत क्या होगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या करते हैं नीलेश? अगर मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने अगर हम बात करें तो 200 मीटर ठीक सामने जब बारिश होती है और अगर आधे घंटे तक तेज बारिश हो गई तो कहीं ना कहीं 2 घंटे तक लोगों को सफर करना पड़ता है, घुटनों से ज्यादा पानी भर जाता है। ये हाल मुख्यमंत्री आवास के 200 मीटर ठीक सामने, जो काफी रिहायशी इलाका माना जाता है, मुख्यमंत्री का आवागमन भी होता है, तमाम मंत्री उधर से निकलते हैं। बगल में विधायक आवास की कॉलोनी है जहां पर तमाम विधायक उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से वहां पर रहते हैं। ये इलाका पार्क रोड कहा जाता है। उस इलाके में अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरे राजधानी की तस्वीरों की बात करें, चाहे वो मोहिबुल्लापुर हो, त्रिवेणी नगर हो, जानकीपुरम हो, इंदिरा नगर हो, अलीगंज हो, गोमती नगर जैसा पॉश इलाका हो, उन इलाकों में भी ऐसी दुश्वारियां हैं कि लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि हम जल निगम का टैक्स भरते हैं, हम नगर निगम का टैक्स भरते हैं, हम हाउस टैक्स भरते हैं, हम सड़क का टैक्स भरते हैं, उसके बावजूद अगर स्मार्ट सिटी के अंदर ऐसी अव्यवस्थाएं हैं तो कहीं ना कहीं जनता को सोचने पर मजबूर करती है कि 4 से 6 करोड़ रुपए का जो बजट, जनता को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है, उनका आक्रोश जायज भी। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। प्रिया राणा नोएडा का हाल बताएंगी। प्रिया, नोएडा में क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए पूजा तस्वीरों से आप देख रहे हैं तो स्थिति साफ है कि जगह जगह भराव हुआ। बड़े जो हाईवे बनाए गए हैं, अगर उन पर भी देखिए इस तरह के जो पानी का भराव हो रहा है, वहां से लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। चाहे हम नोएडा की बात करें या ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो कल डीएम ने गौतम बुद्ध नगर में पूरी छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया है। कल तो वैसे भी संडे है और देखिए शुक्रवार की छुट्टी रही थी और आज भी स्कूली बच्चों की कक्षा 1 से लेकर 8 की छुट्टी की गई है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस तरीके से सड़कों पर पानी जो लगातार भर रहा है, चाहे हम हाईवे की बात करें, छोटे छोटे गाँव की बात करें, तो सभी जगह बहुत ज्यादा पानी भर रहा है। वैसे ये स्थिति भी साफ हो जाती है कि जो लगातार प्राधिकरण ये दावे करता है कि सड़कों पर काम किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, आखिर इतना जल भराव थोड़ी सी ही बारिश होने के बाद ही लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर हम कल की बात करें तो कल ग्रेटर नोएडा में डीएम आवास के बाहर इतना पानी था कि वहां पर जो वकील वहां से निकल रहे थे, क्योंकि कोर्ट का रास्ता भी वहीं से है, तो वो उस पानी में गिर जा रहे। तो देखिए इतनी ज्यादा स्थिति यहाँ पर खराब है, चाहे हम सड़क की बात करें, नालों की, जिसकी वजह से लगातार पानी भर रहा है। और देखिए स्कूली बच्चों की छुट्टी की गई है और साथ में ही ये कहा गया है जो प्राइवेट ऑफिस वाले हैं अगर ऑनलाइन अपना काम कर सकते हैं तो अपने घरों से करें, क्योंकि देखिए 3-3, 4-4 घंटे लगातार एक छोटे से एरिया में इतना लंबा जाम लग रहा है, जिसकी वजह से आज स्कूलों की छुट्टी भी है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले। सबसे बड़ी जगह की मौसम में बदलाव आया है, लगातार बारिश जारी है, येलो अलर्ट भी जारी है। उसकी वजह से अगर अस्पतालों की बात करें आसपास की, तो वहां पर भी सारे बेड फुल हो चुके हैं। कल चाइल्ड पीजीआई में 400 बच्चे थे। तो सोचिए डेंगू का कहर जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वायरस भी चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। लेकिन पूजा लगातार देखिए नोएडा को नंबर 1 बनाने की बात कही जाती है, लगातार नीतू महेश्वरी भी इस बात को कहती है कि नोएडा को सिटी नंबर 1 बनाया। तो देखिए यहाँ पर जो सड़कों की हालात आप देखेंगे तो लगातार पानी भर रहा है। मतलब आपकी रिपोर्ट ये कहती है कि चाहे जल भराव की समस्या हो या फिर जल भराव की समस्या से उत्पन्न तमाम समस्याएं हो, साफ सफाई की बात हो, ड्रेनेज के नाम पर पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा मात्र है, उसका कोई फर्क नहीं। दूसरी बात ये कि आमतौर पर जरा सी बूंदाबांदी से हम देखते हैं कि ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उससे निजात पाने के लिए कुछ किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए लगातार लोग ट्वीट्स भी कर रहे हैं, लगातार लोग बताते भी हैं, लगातार एक जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी जारी किया गया है। लेकिन जाम से समस्या से निजात मिलेगा कैसे जब सड़कों पर पानी इस कदर भर गया है? तो जाम की स्थिति बनना लाजमी है, क्योंकि देखिए छोटी सड़क नहीं, हम हाईवे की बात कर रहे हैं कि हाईवे पे भी इतना ज्यादा पानी भर गया है मनमत साइड में कि लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे का ये हाल है तो कोई और क्या ही आगे क्या कर सकता है? इतना परेशानी इस वक्त लोगों को हो रही है, ये बारिश नहीं बल्कि आफत बन चुकी है। बारिश तो परेशानी दे ही रही है, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन का जो अपना काम करने का तरीका है, जो रवैया है, वो एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है लोगों के जी के जंजाल की। मैं आपके पास प्रिया वापस लौटती हूँ। आप के मेरठ की अगर बात करते हैं, मेरठ जैसे इलाके के अंदर
क्या स्थिति बनी हुई है ट्रैफिक की? बारिश के कारण जब इतना पानी जमा है तो वहां भी बुरा हाल होगा इस वक्त ट्रैफिक का। शिव पूजा, एक बेमौसम बरसात ने प्रशासन के सारे दावों की पोल खोल दी है। ट्रैफिक से लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की कार्यप्रणाली सब सामने आ गई है। जो कागजों पर काम चलता था ना, वो कागजों पर काम चलते चलते पता चला कि ये काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ टेबलों पर कागजों पर चल रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि नेशनल हाईवे पर लंबा लंबा जाम लग रहा है, तो वो एक बार चलो माना जा सकता है, लेकिन अगर मेरठ के अंदर 5 चौपलों पर, प्रमुख चौपलों पर अगर लंबे लंबे जाम लगते इस वाटर लॉगिंग की वजह से, इस पानी की वजह से, तो आप समझिए कि यहाँ का लोकल प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम क्या काम कर रही है। क्योंकि दुर्घटनाओं का बिल्कुल, नगर निगम क्या काम कर रही है, अथॉरिटीज क्या काम कर रही हैं, ये तस्वीरें बखूबी बयां कर रही हैं, लेकिन तकलीफ इस बात को लेकर होती है कि जनता इन सब से परेशान हो रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का पूरी जानकारी देने के लिए। लापरवाही किसी की खामियाजा भुगत रही है आम जनता, बेचारी जनता जो टैक्स का पैसा भी भरती है, चाहे आप हाउस टैक्स की बात करें, रोड टैक्स की बात करें, लेकिन बदले में उसको क्या मिलता है? असुविधा, माथे पर शिकन, परेशानियां। खबर प्रयागराज से है। बेली अस्पताल के वार्ड में नमाज पढ़ने का मामले में एआईएमआईएम प्रमुख अज़दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। लिखा, नमाज पढ़ने पर महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना गलत है। प्रयागराज पुलिस ने अज़दीन ओवैसी के दावे का खंडन किया। पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर कहा, महिला के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। महिला की एक रिश्तेदार बेली अस्पताल में भर्ती है। नमाज अदा कर महिला ने मरीज की सलामती के लिए दुआ मांगी थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किए जाने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, ये आजकल नमाज को लेकर, सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। इस बीच एक तस्वीर सामने आती है प्रयागराज से, जहां पर अस्पताल में एक महिला नमाज पढ़ती नजर आती है। ओवैसी इस पर ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि महिला के खिलाफ एफआईआर गलत बात है। बेली अस्पताल के वार्ड में नमाज पढ़ रही ये महिला, जिसको लेकर ट्वीट किया है अज़दीन ओवैसी ने और कहा कि महिला के खिलाफ एफआईआर गलत है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा है कि महिला के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उनका कोई रिश्तेदार यहाँ बीमार है, भर्ती है, जिनके लिए वो दुआ कर रही थी। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।